नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप देख रहे हैं nokingnews.com का यूट्यूब संस्करण। हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में हमने कहा था कि इतिहास की सबसे ज़्यादा महंगाई के लिए तैयार रहें। इस वीडियो को काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया और उसमें मैंने ये कहा था कि भारत भी इस तरह के क्राइसिस को झेलने वाला, बहुत जल्दी झेलने वाला है। मैंने चीन के कोयले के संकट पे भी वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि चीन का कोयले का संकट क्या है और किस तरह से कोयले की कमी के कारण चीन में बिजली की किल्लत हो गई है, इस्पात इंडस्ट्री खतरे में पड़ गई है और पूरी दुनिया की सप्लाई वहाँ की इंडस्ट्री के कमज़ोर होने और ठप होने से रुक गई है। बहुत सारे दफ्तरों में बिजली नहीं आ रही है, इसके कारण भी बहुत सारे काम गड़बड़ा गए हैं चीन में। ये मैंने आपको जानकारी दी थी और वजह थी कोयले की कमी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोयला आज की तारीख पे सबसे ज़्यादा फ़ायदे की एक कमोडिटी बन गया है। कोयले के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसका दाम 100% तक बढ़ चुका है और उसकी वजह यह है कि कोयले को जम के खर्च करने वाले जो दो देश हैं, भारत और चीन, दोनों में किल्लत हो गई है। चीन में तो किल्लत हुई इसलिए क्योंकि चीन के राष्ट्रपति ने 3% कोयले के उत्पादन में कट कर दिया, ताकि जो कोयले के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस के इश्यूज़ आ रहे हैं, जो पेरिस कन्वेंशन में ये लोग जाके सब लोग साइन करके आए थे पेरिस समझौते में, तो उसके आधार पे ये लोग नहीं चाहते कि अब इनको जो है वो ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़े, इसलिए चीन ने उसको किया। भारत में इसकी वजह कुछ और है और भारत में कितनी किल्लत है, उसके कारण बिजली का कितना बड़ा संकट हमारे सिर पे खड़ा हुआ है, इतना बड़ा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब बताऊंगा। आप अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। सपोर्ट उन्हीं को करना है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ही क्षणों में लौटते हैं। भारत में अगर आप कोयले के बगैर जीवन की कल्पना कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। और आज कोयले की जो स्थिति है वो इतनी ख़राब है भारत में, उसकी उपलब्धता, कि बिजली का उत्पादन भी प्रभावित हो गया है और कब क्या ठप हो जाएगा कोई नहीं जानता। सरकार और कोल इंडिया एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू लोग होते हैं ना सरकारी वाले, उसमें होता क्या है कि भाई देखो कोयले की कमी हो रही है, एक काम करो, आप एक चिट्ठी लिख दो कोल इंडिया को, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि हमने कुछ नहीं किया। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बंदर को जंगल का राजा बना दिया और जंगल का राजा बनाने के बाद बंदर को बिठा दिया। अब लोग उसके पास गए कि बंदर जी आप न्याय करिए, क्योंकि हमारे सर पे तो एक खतरा आ गया है, शेर जो है वो हमको खा जा रहा है, रोज़ 2-4 लोग को पकड़ के ले जाता है, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको हमने राजा बनाया, आपको हमने वोट दिया है। अब हुआ ये कि बंदर ने सोचा कि यार ये रोज़ रोज़ आते हैं, मैं कहाँ से इनकी समस्या का हल करूँगा। तो जैसे ही उसने बाहर एक गार्ड को बिठा दिया कि जैसे ही ये लोग आए आप मुझे सूचित करोगे। तो जैसे बंदर को सूचना मिलती थी तो बंदर के पास में वो लोग पहुँचे, इससे पहले ही बंदर एक पेड़ के ऊपर उतरना और चढ़ना शुरू कर देता था और ये दिखाने की कोशिश करता था कि वो देखिए लगातार ऊपर नीचे चढ़ रहा है। लोग कहते थे बंदर जी शेर घूम रहा है, आज फिर 2 आदमी को उठा के ले गया, कुछ करिए। तो बंदर कहता था मेरी तरफ से कोशिशों में कुछ कमी है, देखिए लगातार मैं ऊपर नीचे लगा ही हुआ हूँ ना। तो उस तरह की स्थिति जो है हमारे बाबू लोग भी करते हैं, हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी करता है कि उन्होंने उठाया और एक चिट्ठी डाल दी कोल इंडिया को, बहुत दिक्कत हो रही है, कोयले की सप्लाई नहीं आ रही है, परेशानी हो जाएगी वगैरह वगैरह, और उसके बाद शांति से बैठ गए। लेकिन इसकी जड़ में अगर आप जाएंगे, अतीत में आप जाएंगे, तो किस तरह से कूड़ा हुआ है। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मिसमैनेजमेंट था कोरोना का, उसके कारण कितनी दिक्कतें हुई हैं। ये लॉकडाउन का ही कमाल है कि कोल इंडिया का पूरा खनन, उस दौरान कोयले का खनन तरह तरह के लॉकडाउन के कारण रुक गया था। अब कोयले का खनन ऐसा नहीं है कि जब तक आप नलका खोलोगे तो तुरंत पानी निकलना शुरू हो जाएगा। वो एक प्रक्रिया है, लेबर को उतारना पड़ता है, मज़दूर जाते हैं, मशीनें बड़ी बड़ी काम करती हैं, उसके बाद उसका उत्खनन शुरू होता है। आपने खदान बंद की हुई थी। अब उसके बाद में हुआ क्या कि इंडस्ट्री का रिवाइवल तो फास्ट हो गया।
बिजली घर को, एक बिजली घर अगर आप बंद करते हैं तो उसको रीस्टार्ट करने में आपको 3 या 4 दिन लगते हैं थर्मल पावर स्टेशन को, क्योंकि आप उसकी पूरी राख साफ़ करते हैं, राख की सफाई होने के बाद उसमें पानी भरा जाता है, कोयला जमा किया जाता है, फिर उसको अगले 3-4 दिन में वो स्टार्ट हो जाता है। उसको कभी बंद नहीं किया जाता, वो लगातार चलता रहता है। अब आपने थर्मल पावर स्टेशन तो कर दिया स्टार्ट, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई क्योंकि अब बिजली की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। अब क्या हुआ कि इसके बाद में जब ये डिमांड बढ़ गई तो दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई और अब हालत ये है कि कोयले का क्राइसिस है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी तथ्यों के तौर पे भी दे दूं। भारत के जो कोयला आधारित बिजली घर हैं, 135 में से 16 ऐसे कोयला आधारित बिजली घर हैं जिसमें 29 सितंबर का ये स्टेटस है, एक दिन का भी बफर नहीं था, ज़ीरो कोल स्टॉक था। मतलब उनके पास में जैसा कमा रहे थे उतना खा रहे थे। अगर बीच में रास्ते में कहीं ट्रेन कोयले की अटक गई तो बिजली घर बंद हो जाएगा, ये स्थिति थी। 80% प्लांट ऐसे हैं जिनके पास 1 हफ्ते से कम का स्टॉक बचा हुआ है, कोयले का स्टॉक जिससे बिजली बनती है, जहाँ से बिजली, मैंने आपको बताया था कि 70% से ज़्यादा बिजली हमारे यहाँ कोयले से ही बन रही है। आधे जो 40, मैंने बताया तो 80% हैं, उसमें से 40% ऐसे प्लांट हैं जिसमें सिर्फ 3 दिन की बिजली बची हुई है, 3 दिन का कोयला बचा हुआ बिजली बनाने के लिए। तो आप सोचिए आपके देश के पास में आज की तारीख में जो बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन बिजली बनाने का जुगाड़ है और वो जलाते जा रहे हैं, उतना उतना कोयला आता जा रहा है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि भाई कोयले की सप्लाई बनी रहनी चाहिए, वरना समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। अब इस बीच में मैं आपको डिमांड पे लेके जाऊं, उससे पहले की कसरत बताता हूं। टोपी ट्रांसफ़र कैसे होता है। जब ये हालात हों तो सरकार गलती सिर पे नहीं लेती है, और उसने क्या किया, कोल इंडिया के सर पे टोपी अपनी उठा के रख दी। और मोदी सरकार ने बार बार कोल इंडिया को चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी है और वो कह रही है कि आप कुछ करिए। कोयला सचिव अनिल जैन, वो कंपनी के चेयरमैन जो हैं कोल इंडिया के, उसको प्रमोद अग्रवाल को 27 सितंबर को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें कहते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये कह रहा है कोल सेक्रेटरी कोल इंडिया को, कि कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को बार बार इस मसले पर ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक लगातार घट रहा है। जो नीचे आके ग्रुप में नीचे लिखते हैं ना, फेक न्यूज़ है, उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे है, लगातार घट रहा है। कई चेतावनी के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। कोल सेक्रेटरी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कोयला विभाग का जो ब्यूरोक्रेट अफसरशाह है, सारे आईएएस अधिकारियों का टॉप जो आईएएस है, वो कोल इंडिया के चेयरमैन को चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है कि भाई साहब कोयला नहीं है, आप करिए कुछ। ये लिख के बैठ गए हैं। पीछे जो किया लॉकडाउन लगाया, ये कोल इंडिया से पूछ के नहीं लगाया था, अब लिख के बैठ गए हैं। और हालत ये हो गई है कि बिजली जो है उसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। इस कोयले की कमी के कारण मैंने आपको बताया कि उत्पादन भी कम हुआ है। कई बिजली घर हैं जिनके पास ज़ीरो स्टॉक है। उसके कारण ये हुआ है कि जो बिजली होती है, बिजली का एक सिस्टम होता है, एक बाज़ार है, बहुत सारे बिजली घरों में बिजली बनती है। फिर वो बिजली जो है उसको डिमांड और सप्लाई, मतलब अगर बिजली बहुत उपलब्ध है, ख़रीदने वाले नहीं हैं, तो वो कौड़ियों के दाम बिकती है। अगर बिजली कम उपलब्ध है और ख़रीदने वाली ज़्यादा हैं, तो अलग अलग स्टेट्स के जो बिजली घर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, डिस्कॉम कंपनियां हैं, वो कंपनियां अपना दाम लगाती हैं कि भाई हमको इस दाम पे हम बिजली लेने को तैयार हैं। तो 20 रुपये यूनिट तक बिजली का दाम, 20 रुपीज़ पर यूनिट पहुंच गया है। बहुत सारी कंपनियां इस दाम को ख़रीद रही हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था ऐतिहासिक महंगाई बढ़ने की नौबत आ गई है। और बिजली के दाम अगर 20 रुपये यूनिट बहुत लंबे समय तक ख़रीदती रही डिस्कॉम कंपनी, तो पैसा आप ही से लेगी, जेब से नहीं खर्च करेगी, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ के लेने वाली है आपसे। एक चीज़ तो ये है, 20 रुपये तक दाम पहुंच गया है। और उसके बाद में दूसरी चीज़ ये भी है कि वो बिजली की उपलब्धता कम हो रही है। तो और ज़्यादा उपलब्धता कम हुई तो पावर कट की नौबत भी आ सकती है। पहले ये लोग गाँव के पंप वम्प की बिजली काट देते हैं, रात को उनको सप्लाई कम देने लगते हैं, उसके बाद में शहरों का नंबर आने लगता है, फिर इंडस्ट्री को कट करते हैं। तो ये स्थिति है जो वो ठीक जो चाइना में हो रहा है, मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वही हो रहा है। कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक देश के 72 थर्मल पावर प्लांट में 8817
मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप पड़ चुका है। इसका मतलब जानते हैं, 72 थर्मल पावर स्टेशन जो हैं जिनके काम पे असर पड़ गया है शॉर्टेज का। देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, और जो मैंने आपको बताया कि पावर एक्सचेंज जो होता है जिस जहाँ पे ये सब दाम तय होता है, वहाँ पे 10,000 मेगावाट बिजली 20 रुपये यूनिट के हिसाब से बिकी है। और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि सीज़न चेंज हुआ है, अब सर्दी बढ़ गई है धीरे धीरे करके, और जून के बाद से पीक डिमांड 200 मेगावाट को पार कर गई है। एक तो धीरे धीरे सब नॉर्मल सी आई है, कोरोना ख़त्म हुआ है, थोड़े बाज़ार में हलचल आई है, लोग घर से निकल रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, उद्योग चलने शुरू हो गए हैं। तो अब उद्योग जब काम करने लगेंगे तो उनको बिजली चाहिए होगी, तो डिमांड बढ़ रही है। इधर डिमांड बढ़ रही है, उधर सप्लाई का हाल आप देख लीजिए। जब डिमांड और सप्लाई का बैलेंस नहीं होगा तो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बिजली की बढ़ रही है। कब तक वो आपको घर वालों को सस्ती बिजली देंगे? 12 अप्रैल से लेके 9 सितंबर के बीच में मंत्री लेवल की कई बैठकें हो चुकी हैं कोयला मंत्री के स्तर पे, और उसमें तरह तरह के सुझाव और बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। वो सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन उस सुझावों से कुछ नहीं हो सकता जब कोयला अंदर बंद है, धीरे धीरे निकलेगा। सारी स्थिति ये है। और उसमें ये सरकार क्या कर, देखिए मैं आपको बताऊँ, कोल इंडिया एक छोटा सा PSU है। कोल इंडिया के पास में एक PRO है, एक जनसंपर्क अधिकारी, जो कुछ लोग जो किसी बिजनेस अखबार का कोल बीट कवर करने वाले जो पत्रकार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके संपर्क में रहता होगा, 10-20 लोगों के और संपर्क में रहता होगा। केंद्र सरकार के पास पूरा PIB है, और PIB के संपर्क में देश के सारे अखबारों के बड़े बड़े पत्रकार रहते हैं। केंद्र सरकार के पास में उनका जो मंत्री है वो एक पॉलिटिशियन है, उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के भी मीडिया में बहुत ज़्यादा संपर्क हैं, उसको पता है वो मीडिया से कैसे कम्युनिकेट करना है। तो हालत ये हो रही है कि कोल इंडिया के ऊपर जो चाहो आप बोल दो, वो तो सफाई देने की हालत में है नहीं। और किसी भी कोल इंडिया के चेयरमैन की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो खबरें ऐसे वैसे देने के बजाय सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। ये बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। नौकरी सबको करनी होती है। जब नौकरी बचाने के लिए लोग चिट्ठी लिख के बैठ जा रहे हैं, तो वो आदमी तो जो है वो जाहिर बात है कि क्यों पंगे लेगा। ये सारी स्थिति है, और इस पूरी स्थिति की वजह से लगातार हालात गड़बड़ा रहे हैं। उधर कोल इंडिया कुछ खबरें थोड़ी थोड़ी बता रहा है कि भाई हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, कोयले का उपलब्धता बढ़ गई है, ये हो गया है, और वो सब बात कर रहा है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि जिसके कारण, क्योंकि ये जो ग्राउंड रियलिटी मैंने आपको बताई है कि किस तरह से बिजली का संकट भारत में खड़ा हो गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब नीतियों में दूरदर्शिता ना हो, आपकी नीतियाँ शॉर्ट साइटेड हों, जब आप कुछ भी लागू करें बगैर सोचे समझे कर दें, दीप मालिका जलाएंगे, एक दिन जला के घर बैठ जाएंगे, देश पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कोयले की खदान आप बंद करेंगे, मंडियां बंद करेंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसका क्या असर होने वाला है। और दूरगामी नीति ना बना के बाद में उसके नुकसान होने वाला है। जब नीति बनती है, हो हल्ला होता है, लोग विरोध करते हैं, नोटबंदी होती है, लोग विरोध करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, कुछ उनको चुप करवाते हैं, और उसके बाद में पता चलता है कि एक पूरा माहौल बन गया। बात आई गई होगी 10, 20, 50 दर्द बड़े बड़े हम लोग सह चुके हैं, और उसके बाद मामले आगे बढ़ गया है, और एक के बाद एक दर्द आता है, और फिर हम फिर सह लेते हैं। महात्मा गांधी की जयंती पे यही तो मैं याद कर रहा था कि वो महात्मा गांधी थे जिसमें इस देश के लोग हर दर्द सहने को तैयार थे। उनको लगता था सब ऊपर वाले की मर्जी है। उन लोगों को क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाया था। इसीलिए बिना खड़ग और बिना ढाल के आज़ादी वाली बात जब कही जाती है तो उसका एक तर्क होता है। मरे गिरे घुटनों पे सिर रख के चलने वाले, बड़ी जाति के आदमी के सामने सिर पर जूता रख के चलने वाले, बात बात में अपनी हर चीज़ को अपना दुर्भाग्य समझकर बैठ जाने वाले, और लड़ने की ताकत खो चुके भारत के आम नागरिक को क्रांतिकारी बनाना, जुलूसों में शामिल करना, सविनय अवज्ञा से शुरू करना और भारत छोड़ो तक पहुंचाना महात्मा गांधी का योगदान था। तो आज जो है हम जिस भी स्थिति में जहां हम आगे पहुंचे हैं, हमको लगता है कि दूरदर्शिता की बहुत ज़रूरत है। और इस तरह की घटनाएं जब हम देख रहे हैं हमारे आसपास, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम आपके सामने सूचना आ चुकी है। ये 2-3 दिन में वीडियो बनाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। कोयले का संकट आप देख रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ चुके हैं। आपके बिल में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन गैस के दाम
जो लिक्विड गैस है उसके दाम आ चुके हैं, एलपीजी का दाम तो कितना बढ़ चुका है आप सबको पता है। लगातार चीज़ें महंगी हो रही हैं और इस संकट को लेकर कोई ठोस योजना या प्लान नहीं है। कुछ ध्यान बटाने की प्रैक्टिस ज़रूर हैं। हवाई जहाज़ में ताला लगा के बैठ जाओ, एक दिन देश उस पर चर्चा कर लेगा। एक न्यूयॉर्क टाइम्स में फर्जी फ़ोटो बनाओ और उसको सर्कुलेट कर दो, देश उसकी आलोचना में व्यस्त हो जाएगा। जाके कुछ नक्शों का मुआयना कर लो, किम जोंग स्टाइल के फ़ोटो खिंचवा लो और उसके बाद लोग उसकी चर्चा करने में लग जाएंगे। और उसमें ये जो सचमुच संकट खड़ा हो गया है, जो कि उस दिन शुरू हुआ था जो इंडिया गेट पर इस देश के प्रधानमंत्री बाटियां खा रहे थे और कहा जा रहा था भगवान के लिए बॉर्डर सीज कर दीजिए, फ़्लाइट्स में आने वालों की जांच शुरू कर दीजिए, पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है। तो हम हाउडी ट्रंप की फ़िक्र में लगे हुए थे। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा। जिस भगवान के भरोसे हम रहते हैं वो ही कुछ कर देगा। चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपने दोस्तों को दे दें, वो आगे बढ़ा देंगे, हो सकता है कुछ बदल जाए। नमस्कार, जय हिंद।